हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। सीआरपीसी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो आज मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा आपसे, सेक्शन 50A से मैं आज डील करूंगा। इसमें जो मैं आपसे टॉपिक आज आपको समझाने जा रहा हूं उसमें यह है कि जब कोई पर्सन को पुलिस अरेस्ट करती है तो उसमें पुलिस क्या प्रोसीजर फॉलो करती है, पुलिस के पास क्या राइट्स हैं और पुलिस को क्या आगे प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है अरेस्ट करने के बाद। तो चलिए सेक्शन 50A से हम अभी से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 50A, जैसा कि आप इस सेक्शन को देखेंगे, इसकी हेडिंग बोलती है ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एटसेट्रा टू अ नॉमिनेटेड पर्सन। देखिए ये जो सेक्शन है हमारा 50A, ये हमें क्या बताता है कि अब चलिए पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अब पुलिस ने मिस्टर ए को अरेस्ट कर लिया, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस का सबसे पहला राइट ये है कि मिस्टर ए को कहे कि जो भी आपका रिलेटिव है, जो भी आपका नोन है, गार्जियन है, उसे आप इन्फॉर्म करें कि आपको हमने अरेस्ट किया है। 50A हमारा इस बारे में क्लियर करता है। और उसमें वहाँ पे ये स्टार्ट कब से होता है कि जब वो उसे अरेस्ट करते हैं तभी से उसके राइट्स वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ पर वो एंट्री करते हैं कि उसने किस आदमी को इन्फॉर्म किया है, कौन उसका रिलेटिव है, क्या उसका लिंक है उसके साथ। तो ये कुछ इसके बारे में डिटेल्स दी गई हैं। आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे 50A को, 4 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 करके नंबरिंग इसकी दी हुई है, क्लॉजेज हैं। आप इनको पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, समझ आ जाएगा कि पुलिस के पास क्या राइट्स हैं, हमें क्या राइट्स हैं, मतलब कि जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है उसके पास क्या राइट्स हैं, कि वो कैसे अपने आप को डिफेंड कर सकता है, क्या उसके पास राइट्स होते हैं जब वो एक अरेस्ट हो जाता है। उसके बाद सेक्शन 51, सर्च ऑफ ए अरेस्टेड पर्सन। देखिए ये जो सेक्शन है, सेक्शन 51, ये हमारा इस बात से क्लियर करता है कि जब भी एक पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो जब भी उसको अरेस्ट करेंगे तो पुलिस क्या करेगी? सबसे पहले उससे सर्च करेगी। सर्च करने से पहले पुलिस एक बात की श्योरिटी ज़रूर लेगी। वो क्या? इसमें 2 पॉइंट्स हैं, मतलब पॉइंट्स नहीं हैं, 2 पैरा गिवन है, 2 3 लाइन्स के, जो कि हमें क्लियर करने हैं। सबसे पहला तो हमें ये बताता है कि जहाँ पर वो विद वारंट गए हैं, वारंट के साथ गए हैं और वहाँ पर वो अपना बेल लेने के लिए श्योरिटी नहीं दे सकता, उस केस में अरेस्ट। दूसरा, जहाँ पर एक पर्सन विदाउट वारंट अरेस्ट करने पुलिस उसे जा रही है और वहाँ पर वो अपनी बेल नहीं दे सकता, उस केस में अरेस्ट। तो देखिए इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर समझने का लिंक क्या है? वो ये है कि यहाँ पर पुलिस जो अरेस्ट करेगी पर्सन को, वो एक ही केस में करेगी। वो क्या है कि जब एक इंसान अपनी बेल नहीं दे सकता। तो जब वो पर्सन अपनी बेल नहीं दे सकता तो उस केस में ही पुलिस उसको सर्च करेगी। सर्च करके क्या करेगी? उसके जो भी उसके पास वेपन्स होंगे वो उसे प्रिक्योर करेगी। जो भी उसके पास चीज़ें होंगी, जैसे कि वॉलेट हो गया, फ़ोन हो गया, वो अपने कब्जे में लेगी, कस्टडी में लेगी। और कस्टडी में लेने के बाद उसका एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसको वो देगी कि हमने तुम्हारे पास से ये चीज़ें सीज़ करी हैं। देखिए जब वो सीज़ करेगी पुलिस उसके पास से, तो वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेगी कि जो उसके नेसेसरी वेरिएबल्स हैं वो ना सीज़ करे। जैसे कि हमारे क्लोथिंग, अंडरगारमेंट्स वगैरह, ये हमारे नेसेसरी वेरिएबल्स हैं, इसे पुलिस सीज़ नहीं कर सकती। आपने शर्ट पहनी है, आपने पैंट है, आपकी शूज़ हैं, आपकी सॉक्स है, वो पुलिस कभी सीज़ नहीं करेगी क्योंकि वो आपके नेसेसरी वेरिएबल्स है। लेकिन हाँ, अगर आपने वॉच पहनी है, आपके पास फ़ोन है, आपके पास कोई चेन है या कोई ब्रेसलेट वगैरह है, कुछ भी XYZ कुछ भी चीज़ है, तो उसे पुलिस सीज़ कर सकती है। यहाँ से पुलिस के पास राइट है और उसे सीज़ करने के बाद वो एक रिपोर्ट बनाएगी और रिपोर्ट आपको देगी। और उसके बाद सेक्शन 52, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। कोई भी अगर आपके पास से कोई वेपन मिलता है तो वो भी पुलिस सीज करेगी। जैसे कि मान लीजिए गन मिले, नाइफ मिला, चाकू मिला, कोई भी सुआ मिला, सुआ मिलता है, अगर आप लैंग्वेज समझ पाए तो सुए की, सुआ मिला आपके पास से, ठीक है, कोई भी नाइफ मिला, कोई भी नुकीली चीज़ मिली, तो पुलिस आपसे सीज कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और निकल कर आती है कि जो हमारे सिख कम्युनिटी के पर्सन्स हैं, उनकी जो पगड़ी होती है और जो कृपान होती है वो भी पुलिस सीज कर सकती है। उनके पास इस बात का राइट है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमें इसे एक सेफ साइड पर लेकर चलना चाहिए, ना कि कम्युनिटी को टारगेट करते हुए। कि जो सिख कम्युनिटी की पगड़ी है, जो पगड़ी है हम जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत ही बड़ा कपड़ा होता है। तो वो जो कपड़ा होता है बहुत ही बड़ा, उससे वो अपने आप को हैंग कर सकते हैं,
ठीक है, कोई अपने आप को गिल्टी फील कर ले, मान लीजिए किसी ने अपने आप को गिल्टी फील कर लिया कि मैं तो क्रिमिनल नहीं था या मैं एक्यूज नहीं था, मुझे कैसे इन्होंने पकड़ लिया, तो वो अपने आप को हैंग कर सकता है या किसी दूसरे को भी खतरा पहुंचा सकता है। तो एक सेफ साइड के लिए उसे भी पुलिस सीज कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर उस चीज़ को भी कवर करा गया है। देखिए, कृपान ऑफ सिख एंड पगड़ी, इसे भी पुलिस सीज कर सकती है, वो यहाँ पर कवर होता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 53, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड। एग्जामिनेशन जो होगा वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा किया जाएगा। वहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा उसे एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसकी क्या रिपोर्ट्स हैं, और वहाँ पर वो अपने आप को रेसिस्ट भी कर सकता है कि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन ना किया जाए। इसका एक केस है, काठी कल्लू का केस है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकलता है कि जो सैंपल टेकिंग है वहाँ पर वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का। लेकिन कुछ सैंपल्स ऐसे होते हैं कि जो इसमें कवर नहीं होते, जैसे कि वो आर्टिकल की इन्फ्रिंजमेंट नहीं है, कि जैसे कि पर्सन की स्पिट्स हैं वो इसके अंदर कवर्ड नहीं होती हैं। और उसके बाद मेरे पास एक केस है 2010 का, साल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का, और उसमें ये बताया गया है साल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का कि जैसे कि जो ये नार्को एनालिसिस टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्ट है, इसे आप नहीं कर सकते, ये आपको परमिसेबल नहीं है, ये आपको अलाउड नहीं है, आप इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर पर्सन, सामने वाला पर्सन जो है वो अलाउ करता है, परमिशन देता है कि आप मेरा ये टेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आप कर सकते हो, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। इसका क्लॉज 2 जो है वो आप बेरेट से पढ़ेंगे, वो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है सेक्शन 53A। 53A ये हमारा बोलता है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है। देखिए कैसे, जहाँ एक रेप का एक्यूज्ड पर्सन आता है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है। उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसकी एक रिपोर्ट तैयार होगी, उसका सब कुछ होगा, वहाँ वो रेसिस्ट नहीं कर सकता, वहाँ फोर्स लगाई जा सकती है। ये सेक्शन हमें क्लियर करता है, जहाँ रेप एक्यूज्ड होगा वहाँ पर फोर्स यूज होगी, क्योंकि वो ऑफेंस इतना बड़ा है। और वहाँ पर इसमें क्लॉज 2 में ये बताया गया है कि वो जो मेडिकल टेस्ट होगा, उसका वो जो रिपोर्ट होगी, उसके अंदर क्या क्या होगा, जैसे कि नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसे कौन लेकर आया, उसकी एज कितनी है, इंजरी के मार्क्स क्या हैं, और कोई अदर पर्सन एक्यूज्ड है, डीएनए प्रोफाइलिंग वगैरह और भी बहुत कुछ है। इसमें सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होगी। जैसा जैसा इसमें मेंशन किया गया है वही प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ेगा, और हर एक चीज़ के ऊपर उन्हें वहाँ पर अपनी एक फाइंडिंग देनी होगी मेडिकल प्रैक्टिशनर को। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए उसके हाथ पर कोई कट मिला, तो वो हाथ पर कट कैसे आ सकता है, उसका क्या रीज़न होगा, उसका क्या लिंक हो सकता है उस चीज़ के साथ, तो वगैरह वगैरह वो चीज़ें उन्हें वहाँ पर बतानी पड़ेंगी। ये हमारा सेक्शन 53 है, इस बात से क्लियर करता है। और उसका एक रिकॉर्ड तैयार होगा, और उसके बाद जो उसकी कॉपी होगी वो एक्यूज्ड को दी जाएगी कि हमने आपका जो मेडिकल टेस्ट किया है वो उसको दी जानी ज़रूरी है, कंपलसरी है। वो 53A के क्लॉज 3 के अंदर ये हमें बताया गया है। उसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है सेक्शन 54। सेक्शन 54 जो है हमारा, ये डिफेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकलता है। देखिए, ये जो सेक्शन है ये हमें ये क्लियर करता है कि जब भी एक मेडिकल टेस्ट की हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। वो चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कोई और मेडिकल प्रैक्टिशनर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा एक्यूज पर्सन का, और उसे एक कॉपी भी दी जाएगी, जो कि यहाँ क्लॉज 3 में है, ना कि सॉरी मैंने गलती से 53A में आपको बता दिया था, वो 54 में है। वो 54 के क्लॉज 3 में बताया गया है कि आपको जो है वो रिपोर्ट दी जाएगी एक्यूज पर्सन को। 53A में तो हमारा बेसिकली यही बताया गया था कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो भी एक रेप एक्यूज्ड आएगा तो उसकी सारी रिपोर्टिंग करेगा, और जो भी वो रिपोर्ट बनेगी वो अर्जेंट टू अर्जेंट वो आईओ को फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद हमारा सेक्शन 54A आता है, जो कि एक हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड की। देखिए, जब भी पर्सन कोई अरेस्ट होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी आइडेंटिफिकेशन किसी के भी थ्रू कराई जा सकती है जिसे वो जानता हो, या फिर कि भाई जिसे वो जानता हो, या फिर जिस पर्सन ने उसके खिलाफ कंप्लेंट करी है कि क्या यही पर्सन है वो। और वो जो भी एग्जामिनेशन होगी वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सुपरविजन में होगी, और उसे वीडियोग्राफ किया जाएगा। ये सेक्शन हमें इस बात से क्लियर कर देता है। आपको याद रखना है, ये आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी निकलती है। यहाँ से
उसके बाद हमारा यहाँ से फ्रेंड्स सारे टॉपिक हमारे यहाँ से कवर हो जाते हैं 50A से लेकर 54A तक। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको जो ये टॉपिक मैंने समझाया है ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये जितना भी हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकलता है। क्योंकि जब भी एक पर्सन को अरेस्ट करते हैं उसे अपने राइट्स का नहीं पता होता। हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि क्या पुलिस ने वो प्रोसीजर फॉलो किया है अरेस्ट करने के बाद, क्या उसे अपने पर्सन को नोन को इन्फॉर्म करने दिया, या फिर उसे सर्च किया, उसके पास से कोई सीजर ली है, सीज़ किया उसके पास से कोई, या फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया, आपने उसको प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी। तो ये सारी बातों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी बारे में हमारी CRPC के अंदर डिटेलिंग गिवन है। उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स यहाँ से आपको ये सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।